नमस्कार, 7+ चैनल की प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। दफ्तर से राजस्व रिकॉर्ड गायब होने के मामले में 21 ठिकानों पर छापा, 3 सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी, एक प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सभी गांव होंगे डिजिटल साक्षर, शुरू होने वाला है अभियान। प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाएं आज से होंगी शुरू। पहले दिन कम रही उपस्थिति, स्कूलों में होगी बच्चों की सेहत की निगरानी। नगर निगम की सख्ती, गली में कचरा फेंकने पर अगर पकड़े गए तो होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। जम्मू जिले के बाहू तहसील के गांव सुंजवा और चौआदी के राजस्व दस्तावेजों के गायब होने के मामले में रविवार को 21 स्थानों पर छापे मारे गए। नवंबर 2021 में दर्ज एफआईआर मामले में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई में राजस्व दस्तावेज, आपत्तिजनक दस्तावेज व लाखों रुपए जब्त करने के अलावा 3 पूर्व राजस्व अफसरों और एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। बरामद दस्तावेजों में कार्यालय से गायब रिकॉर्ड भी मिला है। टीमों ने 3 वर्तमान और 5 पूर्व राजस्व अधिकारियों के यहां छापे मारे। इन अधिकारियों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी समेत अफसर भी शामिल हैं। वहीं 8 प्रॉपर्टी डीलरों के सुंजवा, चौआदी, ग्रेटर कैलाश, संजय नगर, जानीपुर, गुजरनगर, बाहू, सिदड़ा, त्रिकुटा नगर, एक्सटेंशन सतवारी व सांबा जिले के सरोर समेत कुल 21 ठिकानों को खंगाला गया। छापे मारने पहुंची टीमों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों के साथ स्वतंत्र गवाह भी शामिल थे। छापों के दौरान 26.63 लाख रुपए जब्त किए गए। नकदी के अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज, भूमि की खरीद फरोख्त के दस्तावेज, बैंक लॉकरों की चाबियां, वास्तविक जमाबंदियां, रोज नामचा रजिस्टर्स, मुसावी और सुंजवा और चौआदी गांवों से गायब हुए कई नक्शे भी बरामद हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी गांवों को डिजिटल ढंग से शिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार डिजिटल जम्मू कश्मीर अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत आने वाले दिनों में प्रशासन डिजिटल सेवाओं व डिजिटल साक्षरता की दिशा में प्रयास शुरू करेगा। वे आवाम की आवाज में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को विकास और आधारभूत सुविधाओं के समान अवसर प्राप्त करने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार हर हाल में सभी प्रकार के सामाजिक असंतुलन को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। सभी को समानता और सामाजिक सौहार्द के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना होगा। जम्मू संभाग में सोमवार से 8वीं कक्षा से नीचे की सभी कक्षाओं को सुचारू तरीके से खोल दिया गया। पहले दिन छात्रों की कम उपस्थिति रही। इससे पहले स्कूलों में सभी कक्षाओं को सैनिटाइज करवाया गया। कक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल के तहत डेस्क स्थापित करने में दूरी बनाई गई। स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चों की गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिसमें कोविड का कोई लक्षण मिलने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा। स्कूल परिसरों में कोविड उपायुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। किसी स्कूल में एक साथ अधिक बुखार के मामले मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रैंडम कोविड परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंदिरों के शहर जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में शहर को साफ सुथरा रखने के लिए घर घर से कचरा उठाया जा रहा है। इसके बाद भी कुछ लोग सड़कों, गलियों, नालियों में कचरा फेंक देते हैं। नगर निगम ऐसे लोगों पर सख्ती करने जा रहा है। अब यदि कोई गंदगी फैलाते पाया गया तो नगर निगम उस पर 500 से 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है। इस मामले में नगर निगम 1 मार्च से कार्रवाई शुरू कर देगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक गली नाली में कचरा फेंकने, थूकने और खुले में शौच करने वालों को पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए, दूसरी बार 1,000 रुपए और तीसरी बार 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कचरा नगर निगम कर्मियों को नहीं सौंपकर खुले में फेंकने वालों और जलाने वालों से 500 से 5,000 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह बायोमेडिकल वेस्ट, मलबे के ढेर लगाने वालों पर भी जुर्माना किया जाएगा। पानी और सीवरेज की पाइप को क्षति पहुंचाने वाले भी नपेंगे। शहर की गलियों में पानी और सीवरेज की पाइप को क्षति पहुंचाने वालों को भी इन्हीं नियमों के तहत जुर्माना किया जाएगा। शहर में किसी भी स्थान पर केमिकल वेस्ट को फेंकने वालों के खिलाफ से 5,000 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बंद पड़े स्कूल सोमवार को आखिरकार खुल गए। पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थी स्कूल में पहुंचे, जहां पर उनका स्कूल प्रबंधन की तरफ से बेहतर तरीके के साथ स्वागत किया गया। वहीं स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। विद्यार्थियों ने कहा कि
पिछले लंबे समय से वे इसका इंतजार कर रहे थे कि स्कूल कब खुलेंगे ताकि वे अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। विद्यार्थियों ने कहा कि उनका स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधकी की तरफ से अनोखे तरीके के साथ उनका स्वागत किया गया है। ज्ञात रहे कि 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल पहले ही खुल चुके थे और आज पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के लिए भी स्कूल खोले गए, जिसके बाद आज विद्यार्थी स्कूल में पहुंचे और उनका स्वागत हुआ। मिनी बस वर्कर्स यूनियन के ऑफिस में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। यूनियन के सदस्यों ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि आज सुबह जब कार्यालय का मैनेजर कार्यालय पहुंचा तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर लॉकर में पड़ी नगद राशि तथा जरूरी कागजात भी गायब थे। उन्होंने इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चोरों ने गाड़ियों में से बैटरी तथा डीजल को चोरी किया था। उन्होंने कहा कि चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, जैसे हमारा रोज की तरह सुबह जब ये ऑफिस खोलते हैं तो यहाँ हमारा जो ऑफिस में हमने जो मैनेजर जो लड़का रखा हुआ है यहाँ जो सवेरे आके ऑफिस खोलता है, तो जैसे ही वो यहाँ आज सुबह आया तो उसने देखा ये पूरे आते ही जब यहाँ पहुँचा तो इन्होंने देखा पूरा ये बिखरा पड़ा हुआ, सारा ताले तोड़े हुए हैं और अंदर आप देखिए जो लॉकर थे हमारे अलमारी वो तोड़ी हुई है क्योंकि उसमें कैश थी, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे किसी यूनियन के वो भी थे, कुछ जेडीए के रिलेटेड कागज़ थे उसमें। तो आप देखिए चोरों की अब कितनी हिम्मत हो चुकी है। आप इस चौक में चौराहे में यहाँ फ्लाइंग भी रात को रहती है, बड़े बड़े यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आज आप देखिए, मुझे जैसा पिछली रात को हमने देखा जितनी हमारी बसें हैं, मेटाडोरें हैं, उनमें से बैटरियाँ डीजल तक निकाला गया गाड़ियों का। तो बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, ये हमें लगता है अब हमारी ये ड्यूटी नहीं रही, ये यूपी बिहार बन चुका है। रोज़ चोरियाँ। जैसा मुझे कल पता चला कि कम से कम 20 गाड़ियों की बैटरियाँ और डीजल निकला गाड़ियों में से। आप देखिए ये जो चौक है ये बिजी चौक है, कोई ये कहीं रूरल एरियाज़ में कहीं गांव में नहीं है, सिटी है, और यहाँ से चोरी हो जाना एक बड़ा चिन्ह लगता है। जिला सांबा से संबंध रखने वाले काफी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरुण कुमार शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वह कुछ समय पहले पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन आज फिर से उनकी घर वापसी हुई है और उनके पार्टी में आने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ साथ काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनका वे स्वागत करते हैं। इस मौके पर अरुण कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे और कहा कि भाजपा की नीतियों से खुश होकर उन्होंने घर वापसी की है। देश के यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, इनकी लीडरशिप में हमने आज सारे साथियों ने दोबारा इनके पार्टी में और इनके आगे हमने जो बात रखी कि हम लोग काम करना चाहते हैं और पार्टी में पुनः वापस आना चाहते हैं, तो हम खुशी से, थोड़ी सी हमारी गलती थी, हम मानते हैं उस बात को कि संगठन के बाहर जाना नहीं चाहिए। वो अध्यक्ष की गलती को हम कभी रिपीट नहीं होने देंगे। मैं इनको आश्वासन देता हूं अध्यक्ष जी को कि मेरा पूरा जीवन 30 साल से ऊपर मैंने राजनीति में काम किया है। ये गलती हुई है, कार्यकर्ता थोड़े हताश थे, कुछ फैसले हो जाते हैं क्योंकि संगठन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलो, हमने जो गलती की उसको दोबारा दुरुस्त करने के लिए हमने यही सोचा कि हमारी पार्टी जो है, जो सही इस आज देश को जिसकी ज़रूरत है वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के नागरिक और सिपाही होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि देश के लिए मर मिटने के लिए हमने ये पार्टी में काम करना चाहिए कि देश मजबूत हो। देश को आगे लेने के लिए एक एक आदमी का योगदान चाहिए। हम सभी मित्रों की तरफ से मैं अध्यक्ष जी को आश्वासन देता हूं कि हम डट के काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, श्रीमान अरुण कुमार जी जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के विजयपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम कर रहे थे, लेकिन जब
जिला परिषद के चुनाव हुए तो थोड़े निष्क्रिय हो गए थे, इनएक्टिव हो गए, और इनके कुछ साथी आज इनके साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं श्रीमान अरुण कुमार जी को और इनके जितने भी साथी हैं, बीडीसी चेयरपर्सन अरशादा मैडम जी और जितने भी सरपंच साहिबान हैं जो उस उत्तर बहनी परमंडल जोगिंदर जी और खड़ा मड़ाना के अनिल जी और उनके साथी जितने भी साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इनको मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं कि ये आज फिर से अपने घर में वापस लौटे हैं। स्टेट विभाग के अस्थायी तथा कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया। सोमवार को उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखते हुए घोषणा की कि वह आंदोलन को अगले 72 घंटों तक जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखी करती जा रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन की राह पर चलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारा मेन मकसद यही था कि हमने पहले 1 डे का प्रोटेस्ट रखा था। अब हमने एक निर्णय ले लिया कि हमने 72 घंटे की जो कॉल दी है, हमारा मेन मकसद यही था। हमारे जो कैबिनेट डिसीजन हमारे बावजूद, जो कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद हमारी सेक्रेटरी में फैले दूर चाट रही है, हम उसी पर एक धरना प्रदर्शन 72 घंटे पे स्टॉक पर आया कि हमें यही कहना चाहते हैं कि ये जो अमित शाह जी का मीडियम बेसिस का एक्ट का जो लागू हुआ था उसकी हवा तक नहीं हमें लगी है। लेकिन जो हमारे साथी आज तमाम डेली बजे जो धरना प्रदर्शन के बावजूद एक जितेंद्र सिंह डॉक्टर का घोराव कर रहा है, हमने भी निर्णय लिया कि स्टेट डिपार्टमेंट का बोर्ड डिपार्टमेंट है जिनके कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद भी हमारी कोई अभी सुनाई नहीं हो रही है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे मार्च महीने के दिन वो प्रधानमंत्री की एक बहुत ही रैली है जहाँ पर आने वाले हैं, हम कहना चाहते हैं कि डेली बेज कैजुअल लेबर का कोई मसला हल नहीं हुआ। आपकी रैली होगी तो हमारे रोडों पर धरने प्रदर्शन होंगे। कारगिल युद्ध के दौरान काम करने वाले पोर्टरों ने मांगों को लेकर जम्मू में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी हर संभव सेवाएं दी और उसके बाद सरकार द्वारा उन्हें भरोसा दिया गया था कि जब भी कोई भर्ती होगी उन्हें भर्ती होने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन पिछले 22 सालों से वे धक्का खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आज से जो 7 साल हो गए हमें जो प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन कोई भी सरकार हमारी इस डिमांड को नहीं मद्देनजर रख रही है। सब लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के माध्यम से भी केस हमारा जो चल रहा था, कोर्ट में भी हमें कोई भी डिसीजन मिला। खाली इसमें क्या था कि तारीख पे तारीख मिलती, लेकिन आज तक हमें कोई भी वहाँ से इंसाफ नहीं मिला है। हम अब यही डिमांड रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के आगे, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नर साहब हैं जहाँ के, जो उनके आगे यही डिमांड रखना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कम से कम 3 पॉलिसी कोई बनाई जाए। जहाँ तो हमें जा रहे, जैसे जो 4 लोग रखे गए हैं उधमपुर के अंदर कोर्ट के माध्यम से, तो जहाँ तो हम लोगों को कोई पिछला हमारा जो पैसा बनता है वो पैसा दिए जाए और हमें प्लस पेंशन लगाया जाए, क्योंकि हमारा जो घर का जो परिवार का जो पालन पोषण है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर का वो हर खर्चा जो हमारे से नहीं हो रहा है, हम सभी लोग दिहाड़ीदार हैं। क्योंकि कारगिल बार में हम लोगों ने जंग के दौरान अपनी कंधे से कंधा मिला के आर्मी के साथ अपने सामान वगैरह वहाँ पे जो हमें जो बोला गया था अम्यूनिशन वगैरह नीचे से LOC तक पहुँचाना, वो हम कम करते थे। वहाँ पे अम्यूनिशन वगैरह हो गया, राशन हो गया, मेडिसिन होगी, और जो हमारे आर्मी सोल्जर की जो मतलब डेड बॉडी थी वो भी ऊपर से उठा के नीचे लेके आते थे। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने हमें कोई इंसाफ तक नहीं दिया। कोई आज हम बहुत सारे यहाँ पे PMO साहब से भी मिले हुए हैं, काफ़ी बार मिले, 3-4 बार उनको मिले, अपने MP साहब से भी 3-4 बार मिले, तो उन्होंने बोला कोई बात बेटा, ये हमारे जम्मू का मसला है, हम आपका जल्दी से आपका ये मसला हल कर देंगे। लेकिन सर अभी मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए, आज तक हमें कोई भी कहीं से कोई मैसेज नहीं आया, कोई हमारी हेल्प के लिए आगे नहीं आता है, हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम गवर्नमेंट से यह अपील करते हैं, उनके आगे डिमांड रखते हैं, सर इन गरीबों के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि ये लोग भी अपना घर का गुजारा चला सकें। हमारे साथी जो 7 पोर्टर शहीद हो चुके थे उसी टाइम कारगिल युद्ध में, उन लोगों को
कुछ ना कुछ दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन लोगों को मतलब उनके परिवार वालों को एक एक बंदे को जॉब देगी ये। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के लिए दिए गए आदेशों का शहर के सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। उनका कहना है कि वे लगातार सरकार के समक्ष मांग रख रहे थे कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए स्कूलों को खोला जाना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करते हुए सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी कर विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया है। आज हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक थैंकफुल का एक निकालना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने बार बार जो स्कूल खोलने की एक अपील की थी उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है स्कूल खोलने का, हम एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्कूलों को खोल दिया है। आज से जैसे 14 तारीख से अबव 9th खुल गए थे और आज से अबव 6 खुल गए हैं। अब आपके माध्यम से ही हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करना चाहते हैं कि 1st से लेकर जो 6th तक के जो बच्चे हैं और कुछ वो ऐसे प्री नर्सरी वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने आज तक 2 सालों में स्कूलों की शक्ल नहीं देखी है, उन बच्चों के लिए भी अब आगे से जो अगर आप गाइडलाइन निकालेंगे उन बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जाएँ ताकि वो बच्चे भी वहाँ पर स्कूल जाएँ। और इसके साथ ही हम आपके माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेशन से अपील जरूर करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना के उन्होंने एक स्कूल पे चार्जेस वगैरह लगाए थे उसको अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना अब देखा जाए तो डे बाय डे डिक्रीज ही हो रहा है और कोरोना की जो लहर है वो काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अब बच्चों को फीसों को लेके भी तंग करेंगे, बाकी चीज़ों अन्य चीज़ों को लेके भी तंग करेंगे। उसको देखते हुए गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसी भी गाइडलाइंस निकालने चाहिए जिसके अभिभावकों को जो प्रॉब्लम होगी अब स्कूलों खोलने को लेके वो काम हो सके। शहर के पौनीचक क्षेत्र में पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। विद्यार्थियों ने स्कूल खोलने के आदेश का स्वागत किया और कहा कि पिछले लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब उनके स्कूल खुलेंगे ताकि वे अपनी शिक्षा को ऑफलाइन तरीके से जारी रख सकें। अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि हमारे जो पूरे स्कूल खोले जाए, तो हमने जो टीचरों से मिलना हुआ, हमें फ्रेंड्स क्लासमेट से मिलना हुआ पूरे स्कूल में, मतलब कि हमें अब इकट्ठा होकर हम पढ़ाई करेंगे अपनी क्लास में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। 2 सालों के बाद स्कूल खुले हैं तो हम तो बहुत मिस करते थे। इन 2 सालों में भी हमने अपने स्कूल को बहुत मिस किया है, स्पेशली हमने अपने टीचर्स को भी बहुत मिस किया है। तो अब हम बहुत खुश हैं कि स्कूल लग गए हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े स्कूल सोमवार को खुल गए। पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूल खुलने पर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। आरएसपुरा कस्बे स्थित न्यू पब्लिक ब्रिलियंट सेकेंडरी स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा स्कूल में हवन यज्ञ भी किया गया। वहां स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि स्कूल खुलने पर उन्हें काफी खुशी है और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हालात सामान्य रहें ताकि उनकी शिक्षा पर कोई बुरा असर ना पड़े। मेरा नाम दीक्षा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं और अब हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जब हम स्कूल आए थे हमारे प्रिंसिपल सर, मैम, स्टाफ ने बहुत अच्छा वेलकम भी किया है और हमने अपने नई शुरुआत गणेश जी की पूजा से शुरू की। क्योंकि आज स्कूल लग गए, स्कूल आने से हमें और भी कुछ ज़्यादा नया सीखने को मिलेगा। ऐसे भी बच्चे घर बैठ के बोर हो रहे थे, साथ में उनकी बल्कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। स्कूल आकर कम से कम बच्चे कुछ सीखेंगे। ये बड़े लंबे अरसे के बाद जो आज स्कूल खोले हैं, ये हम देख रहे थे सुबह के, इतने एक्साइटेड थे पेरेंट्स, इतने एक्साइटेड थे बच्चे। तो हम लोगों ने भी पूरी तरह से प्लान करके रखा हुआ था कि जब सही बच्चे स्कूल में आएंगे तो इनका वेलकम किया जाएगा। सभी ने पहले बच्चों को जो एक हमारी आस्था के हिसाब से हम लोगों ने इनको टीका लगा के, उसके साथ ही हवन का एक प्रोग्राम भी रखा गया था जहाँ पे आए तो बच्चों ने सभी ने हवन में पार्टिसिपेट किया, इससे ताकि भगवान से सभी बच्चों ने प्रे की कि भाई आप जो कोरोना की महामारी जो है वो दूर भाग जाए। तो इस तरीके से जो बच्चे आप देख पा रहे हो, आपके सामने बच्चों ने अभी जो देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज बहुत अरसे के बाद स्कूल खुला है। तो इसी तरीके से हम देख रहे थे तो सभी पेरेंट्स, हालांकि गाड़ियों का इतना ज़्यादा बंदोबस्त ना होने के बावजूद सभी पेरेंट्स लोग इतने एक्साइटेड थे कि भाई वो खुद भी स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। तो हमें लगा कि भगवान
श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने बताया कि प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरएसपुरा क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने समस्त श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने बताया कि आरएसपुरा के सभी मंदिरों में विशाल धार्मिक कार्यक्रम तथा सत्संग भी आयोजित होगा। महाशिवरात्रि के पर्व की तैयारियां जो सभी मंदिरों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, इसी सिलसिले को लेकर के माननीय मंडलायुक्त श्री लंगर जी को मिलकर करके हमने अवगत करवाया कि कहां कहां क्या होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में भी बैठक है। तो मैं आरएसपुरा के अंदर जो मंदिर हैं उसकी व्यवस्था जहाँ की स्थानीय प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के ऊपर जो पर्व में पूरी रात पूजा होती है उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, वहाँ सफाई की व्यवस्था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वह ध्यान दें। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो शिवरात्रि होने जा रही है कोविड को ध्यान में रखते हुए तो है, लेकिन जो सरकार के SOP है उसमें थोड़ी सी ढिलाई होने की वजह से, जैसे कि उन्होंने स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने आयोजन भी कर सकें, इसका तरफ ध्यान लेना चाहते थे। तो आरएसपुरा श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से यहाँ बब्बे रात को सत्संग होगा, यहाँ 4 प्रहर की पूजा होंगी। कोटली मंदिर के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, चक आगरा के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। नौशहरा ब्लॉक सेरी की पंचायत डिंग में भारी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर डीडीसी सेरी संगीता शर्मा, बीडीसी सेरी नीना शर्मा, सरपंच रमेश चौधरी की मौजूदगी में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर बोलते हुए डीडीसी संगीता शर्मा ने कहा कि भाजपा का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, भाजपा उसी पर कार्य कर रही है, जिससे आज लोग प्रभावित हो रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आज ब्लॉक सेरी की पंचायत डिंग में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इन लोगों के अंदर खुशी की लहर है कि आज भाजपा के परिवार का हिस्सा बने हैं। इन लोगों ने भाजपा की नीतियों और भाजपा के कार्यों को देखते हुए भाजपा में शामिल हुए। डोडा जिले के कासीगढ़ तहसील के गांव जियानी में आज पहली बार चेयरमैन हरदेव सिंह एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर और एनजीओ वर्क की अध्यक्षता में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि ने भारत में विश्व सामाजिक न्याय दिवस और क्षेत्र में भाईचारे के इस दिन को मनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, गुलाम हुसैन भट्ट, सेवानिवृत्त वन रक्षक नजीर अहमद, देवराज शीतल सिंह अतिथि के रूप में मौजूद थे, जबकि राम रतन प्रभारी पुलिस चौकी कासीगढ़ वशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं स्थानीय लोगों ने इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए एनजीओ को बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये इस तरह का पहला प्रोग्राम है जिससे उन्हें काफी खुशी मिली है। सबको है तो पूरी हमारी बॉडी, जो पूरी दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया। सारे के सारे इंसानों को 2 हाथ और जो भी उसको जहां रिक्वायरमेंट है वो वहां पे है। और उसके अलावा कई बार सवाल लोगों के दिलों में खड़े होते हैं, पूछते हैं कि नहीं भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। पीएचए एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने मांगों को लेकर शहर के गांधीनगर स्थित पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 मार्च से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। वे कई बार मांग कर चुके हैं कि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन बावजूद इसके उनकी जायज मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान इन कर्मचारियों ने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने इन कर्मचारियों को हटाने पर बल का प्रयोग भी किया। आज का जो प्रदर्शन है ये पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे है और जो हमने 7 तारीख को एक गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अपने मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट करके दिया था कि हम 21 तारीख तक अगर हमारा कोई मसला हल नहीं करते तो हम उनकी कोठी का घेराव करेंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मसले बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना हमें मिलते हैं ना हमें टाइम देते। हमारे पास एक लास्ट यही रास्ता था कि उनको उनके दरवाजे पे जाके अपनी फरियाद बताएं, क्योंकि एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपके जितने मसले हैं वो हल किए जाएंगे और 1.5 साल से
उस पर कोई काम नहीं हुआ। एलजी साहब का वादा भी हवाई हो गया, तो हमें मजबूरी में अपन लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ये अभी सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, बिल्कुल लीडरशिप बुलाई गई है, आम वर्कर नहीं बुलाया गया। आने वाले टाइम में अगर ये मसला हल नहीं होता तो 4 मार्च से पहले या सेक्टर गिराव होगा या एलजी हाउस का गिराव होगा। देखिए, बात ऐसे है, हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट था, ये हमने 7 तारीख तो हर डिवीज़न में हमने ये प्रोटेस्ट किया था। हमारी कॉल थी डॉक्टर साहब को, हमने क्लियर किया था इनको इससे पहले भी कि डेली वेजरों का मसला जो है, जो 61,000 डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने इलेक्शन का जो इनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा था कि 61,000 डेली वेजर जो हैं हम सत्ता में आके ही इनकी रेगुलराइजेशन शुरू करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये भूल गए अपना वादा। जब वो सत्ता पे बैठे, उनको हम लोगों ने बिठाया, हम लोगों ने वोट किया, सपोर्ट किया, उनको कुर्सी मिली, पावरफुल कुर्सी उनको मिली। उस वक्त वो बड़े बड़े बुलंदबांग दावा करते थे, वो बोलते थे कि आज़ाद साहब की जगह हमें लाओ, ये आपका काम नहीं करते हैं, इनको आता जाता नहीं है, ये यहाँ भेदभाव करते हैं जम्मू कश्मीर में, ये दिल्ली में बैठेंगे, ये वहाँ काम करेंगे। बहुत कुछ हमने सुना, लेकिन ग्राउंड पे जो ये हमने इस वक्त देखा, टिल डेट जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है यहाँ का, इस वक्त जो सियासी कुर्सी इनकी है, डेली वेजरों के लिए ये ज़ीरो है। डेली वेजरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। डेली वेजर तब भी रो रहा था जब ये गए थे, और डेली वेजर आज भी रो रहा था। अब आगे स्कूल खुल रहे हैं, हमारे बच्चे इस वक्त वर्दी के लिए, किताबों के लिए, दाखिला फ़ीस के लिए तरस रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, जैसे अब इनके ये बुलंदबांग दावे, हमने स्कीमें लाई हैं दिल्ली से, यहाँ यूटी में जम्मू कश्मीर की यूटी को हम 4 चांद लगाएंगे, हम यहाँ पैसा रिलीज़ करेंगे। जिस तरीके से ये हमारी नई जनरेशन जो है, अगर ये अनपढ़ रही सारी की सारी, तो जम्मू कश्मीर जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू नगर निगम के पार्षद राजेंद्र शर्मा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर गत दिवस राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड गुम होने के बाद की गई छापेमारी का स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुलाजमों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकारी जमीनों के साथ हेराफेरी कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर मनोज दर ने अधिक जानकारी साझा की। क्या करने वाला है और क्या चीजें और आने वाली हैं जिससे कि एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो ठीक ठाक हो, हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा हेल्थ केयर, हमारे जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, उनका समाधान कैसे साइंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे कॉलेजेस से आ रहे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम लोग यही हमारी कोशिश रहेगी कि उनमें वो जागरूकता आए कि साइंस के प्रति उनका एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। इसमें आपने जैसे सुना कि हमने कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि जो बच्चे अभी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोशिश यही है कि साइंस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, वो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें साइंस का इस्तेमाल करें, साइंस देखें कि हम साइंटिफिक तरीके से अपने आप को कैसे हमारी लाइफ जो है वो बेहतर बन सकती है, और उनको साइंस के प्रति रुचि हो ताकि कल को वो देश के जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट होंगे उनमें से उनका नाम हो। तो ये इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का ये एक मेन जो है एम है, ये स्पिरिट है। तो हमें आशा है कि इसमें जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 1800 बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह फैकल्टी जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो कल इसका हम लोकल इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी इनॉग्रेशन हो रहा है। तो ये सब बातें जो है, बुक एग्जीबिशन हो रहा है, कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चों में एक जो पार्टिसिपेशन की भी जो उनमें एक इच्छा है उसमें करने का हमने सारा प्रोग्राम बना रखा है। तो मुझे आशा है कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा और हम ये मैसेज जो है वो सोसाइटी में कन्वे कर पाएंगे कि साइंस के प्रति रुचि रखना बहुत ज़रूरी है और साइंस को अपने रोज़मर्रा की लाइफ में उसमें एक्सपीरियंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये साइंस का प्रोग्राम जो हो रहा है ये लाइव भी होगा,
तो लोग जो है वो कनेक्ट भी कर सकते हैं लाइव तरीके से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, और भी जो हमारे माध्यम हैं उनसे इसमें कनेक्टेड रह सकते हैं। और प्रशासन के निर्देशानुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समर जोन के सभी स्कूलों में सभी क्लासेस ऑफलाइन होंगी। उसी के चलते आज सभी विद्यार्थियों ने स्कूलों की तरफ रुख किया। इस मौके पर अध्यापकों सहित विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने कहा कि हम स्कूल में आकर बहुत उत्साहित हैं और साथ ही ऑफलाइन पढ़ना हमें अच्छा लगता है। हालांकि स्कूल की तरफ से हमें ऑनलाइन में अच्छी मेहनत करवाई गई है, लेकिन कई बार नेटवर्क इश्यू से दिक्कत आ जाती थी, इसलिए स्कूल में आकर और स्कूल में पढ़ना ही सबसे अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन अच्छी शिक्षा स्कूलों की तरफ से दी गई और अब हम ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं। फिर ऑफलाइन परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां एक तरफ कॉलेज के विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं स्कूल के विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देने की बात कर रहे हैं। फर्क साफ है। जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सही तरीके से क्लास अटेंड की है, उन्होंने ऑफलाइन परीक्षा देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देने का विरोध कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं ऑनलाइन परीक्षा की आड़ में खुद को पढ़ाई और परीक्षा से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा रीओपनिंग स्कूल जो थी जूनियर क्लासेस का 6 से जो हमारी ऑनवर्ड फर्स्ट से लेकर जो हमारी 8th क्लास 9, 12 ऑलरेडी 14 से चल रही हमारी। बाकी जो आज जूनियर क्लासेस है फर्स्ट से लेकर 8 तक जो आज शुरू होगी क्लासेस। बाकी बच्चों का जो रिस्पॉन्ड और पेरेंट्स का रिस्पॉन्ड बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पेरेंट्स की डिमांड पहले ही थी कि बच्चों के क्लासेस रीओपन होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उसमें बच्चों का इतना आउटपुट नहीं आता जितना ऑफलाइन क्लासेस, फिजिकली क्लास जो होती है, फेस टू फेस जो क्लासेस होती है। तो आज बच्चे जो आए हैं ऑफलाइन क्लास के, बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे बहुत अपने जो पुराने फ्रेंड्स थे इनके मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपस में मिलके। टीचर्स भी बहुत खुश है, हम भी जो हमारी मैनेजमेंट है हम भी बहुत खुश है कि बहुत गैप के बाद अभी रीओपनिंग स्कूल हुई ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इन फ्यूचर भी कि ये स्कूल प्रॉपर्ली स्मूथली चले और बच्चे जो ऑफलाइन में क्लासेस अच्छी तरह से, क्योंकि ऑफलाइन में क्लासेस क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो सीखते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों की होती हैं क्लासेस, पढ़ाई के साथ बच्चों के गेम्स होते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, और पूरे जो बच्चों के मॉरल वैल्यूज़ होते हैं स्कूल में वो चीज़ सीखते हैं बच्चे। और जो फिज़िकली क्लासेस होती है उसमें आउटपुट बच्चे ज़्यादा लाते हैं। तो अब यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं और बाकी जितनी भी जनता हमारे रियासी की है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं वो बच्चों को प्रॉपर्ली स्कूल में भेजें रेगुलर, और पूरे प्रॉपर्ली SOP जो फॉलो बच्चे कर ले और प्रॉपर्ली अच्छी तरह से क्लास हमारी स्मूथली चले। बाकी आज ये स्कूल प्रॉपर्ली खुले हैं तो स्टाफ भी हमारा पूरा प्रॉपर्ली सेट्स पे है, बच्चे भी सेट्स पे है, पूरे SOPs पे हम फॉलो कर रहे हैं। पूरे बच्चे सैनिटाइज कर रहे हैं, मेन एंट्री पे बच्चे मास्क पहन के भी आए क्लासों में। तो बाकी प्रॉपर्ली ओवरऑल जो है सब कुछ ठीक है, और यही है कि अब रीओपनिंग जो क्लासेस की हुई है स्कूलों की, ये आगे भी पूरा अच्छी तरह से चले। आपको ये बताऊं सर, अब ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी लाइव क्लासेस बच्चों की चल रही थी, तो मेरे हिसाब से तो अगर जो जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड की तो ऑफलाइन पेपर देने में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से पेपर जो है ऑफलाइन ही होने चाहिए, क्योंकि नेचुरली देखो ऑनलाइन क्लासेस मैं मानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन प्रॉपर्ली बच्चों ने सिलेबस, टीचरों ने पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस बच्चों को लाइव किया, जूम ऐप पे क्लासेस चल रही थी बच्चों की। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। दफ्तर से राजस्व रिकॉर्ड गायब होने के मामले में 21 ठिकानों पर छापा, 3 सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी, एक प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सभी गांव होंगे डिजिटल साक्षर, शुरू होने वाला है अभियान। प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाएं आज से होंगी शुरू, पहले दिन कम रही उपस्थिति, स्कूलों में होगी बच्चों की सेहत की निगरानी। नगर निगम की सख्ती, गली में कचरा फेंकने पर अगर पकड़े गए तो होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। 7+ हेडलाइंस के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।